देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो। इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद लो। डॉक्टर इतना कहकर चला गया और वहाँ खड़ा कमल रोने लगा। कमल बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। जरा सी गर्मी बढ़ने पर उनके हाथ पैर सूजने लगते थे और पसीने की वजह से पूरे बदन पर अजीब से धब्बे बन जाते थे। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कमल की माँ की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। बस कीजिए, आप इस तरह रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं पल्लवी? क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो छोड़ो, एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं है मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया है उसकी किश्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी ये दिक्कत है, वरना तो। हर महीने वो किस्तें चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते। और देखो ना, इतना कर्ज लेकर इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ की हालत तो पहले से भी खराब होती जा रही है। कमल मजबूर था, इसलिए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उधर उसकी पत्नी पल्लवी भी ये सब देखकर दुखी थी। कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, पर अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए पल्लवी सारा दिन उनके पास बैठकर उन्हें पंखा झलती रहती, ताकि उन्हें पसीना न आए और उन्हें गर्मी न लगे। पल्लवी का ऐसा प्यार देखकर उसकी सास बिमला की आंखों में आंसू आ जाते। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे कमल जैसा बेटा और तुम जैसी बहू मिली। तुम दोनों मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो। बस अब तो भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, तब जाकर। ना माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? बेटी, तू परेशान मत हो। घंटों से पंखा कर रही है, जाकर आराम कर। नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। कमल और पल्लवी दोनों बिमला की बहुत सेवा करते थे। बिमला को पंखा करते हुए पल्लवी सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी सास के लिए एक एसी का इंतजाम हो जाए। और फिर उसी शाम, सुनिए, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। आप जितने पैसे कमाते हैं उससे तो हम माँ जी के लिए कभी एसी नहीं ले पाएंगे। हाँ तो? मैं सोच रही थी कि इस बार की सर्दियों में मैं भी कुछ काम शुरू कर दूं क्या? आपके पैसों से हम घर के खर्चे चलाएंगे और जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हें हम जमा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले माँ जी के लिए एसी ले ही लेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर माँ की सेवा, घर का काम और फिर बाहर का काम भी, तुम कैसे ये सब संभाल पाओगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप भी तो दिन रात काम करते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। किसी तरह गर्मियां बीत गई और फिर बारिश आई तो बिमला, कमल और पल्लवी ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे गर्मी कम हुई, बिमला की तबीयत भी कुछ बेहतर होने लगी और साथ ही पल्लवी ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन पल्लवी एक बंगले पर पहुंची। कोई है क्या? जी हाँ, बताइए। भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? अब कैसा भी, झाड़ू बर्तन वगैरह। ओह हाँ, है ना। एक्चुअली मुझे भी एक मेड की तलाश है। तो आपने पहले कहीं काम किया है ना? नहीं, पहले तो कहीं काम नहीं किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। पल्लवी घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वो एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ काफी सामान था, लेकिन सब कुछ पैक रखा हुआ था। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी तो सामान खोल कर लगा ही रहा हूँ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ दीदी, मेरी जॉब लगी है यहाँ, परिवार साथ नहीं रहता। राज ने पल्लवी को दीदी कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। राज अकेला है ये सुनकर पल्लवी पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसके दीदी कहते ही उसे अच्छा लगा। राज ने पल्लवी को काम पर रख लिया। अब पल्लवी रोज सुबह सुबह राज के घर आती। उस वक्त तक राज सो रहा होता था। पल्लवी सबसे पहले उसे उठाती, फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की साफ सफाई करती, और इस काम के बदले राज पल्लवी को अच्छे पैसे भी देने लगा। फिर एक दिन, दीदी आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आपको काम करते करते हफ्ता हो गया, तो एक छुट्टी तो बनती है ना हफ्ते में, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं होंगी भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी मुझ पर नाराज नहीं होती। अब वैसे ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। बिमला के आराम के लिए कमल और पल्लवी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर पल्लवी और राज में अच्छी बनने लगी थी। वो राज का पूरा ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। राज भी उससे खूब बातें करता था और उसे बड़ी बहन की तरह ही सम्मान देता था। एक दिन राज ने पल्लवी से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो?
नहीं भैया, आप पहले हो जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ, इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? ये बात सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए राज को सारी बात बता दी। पल्लवी और कमल का अपनी माँ के प्रति प्यार और सेवा भाव देखकर राज भी भावुक हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पल्लवी और कमल एसी के लिए काफी पैसे जोड़ चुके थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ एक बार फिर वापस आने वाली थी। ऐसे में बिमला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे दिल का दौरा पड़ा था, तो जो पैसे दोनों ने एसी के लिए कमाए थे वो सारे के सारे बिमला के इलाज पर खर्च हो गए और फिर लगता है हम माँ जी के लिए एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। हिम्मत रखो पल्लवी, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर माँ जी को और ज्यादा परेशानी होगी। कमल चुप था क्योंकि पल्लवी की बात सही थी। फिर अगले दिन पल्लवी राज के यहाँ काम करने गई तो उसने राज से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करती रही। ये देखकर राज समझ गया कि जरूर पल्लवी किसी परेशानी में है। राज के बार बार पूछने पर फिर पल्लवी ने उसे सारी बात बता दी। राज को भी पल्लवी की बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और फिर अगले ही दिन, दीदी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ भैया बताइए ना। दीदी वो मेरी कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और उसके लिए मुझे दुबई भेज रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भगवान करे आप और तरक्की करो। पल्लवी राज की तरक्की से खुश तो थी, लेकिन एक सच ये भी था कि राज के चले जाने से अब उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। ये सोचकर पल्लवी और ज्यादा उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने राज से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मेरी पगार तो आपने पहले ही दे दी है। मैं जानता था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना दीदी। इतना कहकर राज टैक्सी में बैठकर वहां से चला गया और पल्लवी भी अपने उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर की तरफ चल दी। गर्मियां शुरू हो चुकी थी और पल्लवी की सास की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पल्लवी को तो बिल्कुल नहीं थी। जी बताइए। मैडम आपका कोरियर है और ये एक चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमें कोई कुछ क्यों भेजेगा? नहीं मैडम, ये आपका ही है, देखिए आपके घर का ही पता लिखा है यहाँ पर। कुरियर वाले की बात सच थी। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब उसने उस बड़े से डिब्बे को खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके अंदर बिल्कुल नया एसी था जिसे राज ने उसके लिए खरीदा था। एसी के साथ मिली चिट्ठी को पढ़ते हुए पल्लवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और मन ही मन वो राज को दुआएं दे रही थी।